नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी बहुत नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, पीएम मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस में अब दो फाड़ होने वाले हैं, आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसके बाद सच में कांग्रेस का यही हाल होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ गहराई से कहा होगा, कुछ सोच समझ के कहा होगा, कुछ उनके पास निश्चित रूप से ऐसी सूचनाएं होंगी कि अंदर कुछ पक रहा है कांग्रेस के अंदर। और वो एक सामान्य रूप से भी किसी सबको दिखता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा होगा तभी तो, लेकिन लक्षण भी आने लग गए हैं। मतलब शायद प्रधानमंत्री का भाषण पूरा हुए अभी 24 घंटे 36 घंटे हुए होंगे, और कांग्रेस कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की जो समाचार आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि संकेत शुभ नहीं है। अब उसमें कल जो महत्वपूर्ण वो है कि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग बुलाई गई, राहुल गांधी के द्वारा बुलाई गई, और मल्लिकार्जुन खड़गे के संभवतः आवास पे बुलाई गई। और वहां से कुछ फोन किए गए, वहां से कुछ लोगों को कॉल की गई, बहुत तरह की बातें तय हुई। कुछ बड़े नेता, जो अब बड़े नेता जो कहे जाते हैं, मतलब मूल रूप से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तो कोई और हैं, लेकिन वो तो अलग अलग नामों से लगभग किनारे लगाए जा चुके हैं। तो जो कुछ बड़े नेता हैं उन्होंने जो तय किया है वो जो है एक अजीब अजीब तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि किस किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, किस किस तरीके का भय, किस किस तरीके का तमाशा। मतलब देश अगले कुछ स्वांग को सुनने के लिए और तैयार रहे। क्यों क्यों क्योंकि राहुल गांधी को अपनी पार्टी को बचाना है। अपनी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दो फाड़ होने के जो लक्षण संभवतः दिख रहे हैं, होने की स्थिति है, उसको बचाने के लिए, और इस पूरी असफलता का श्रेय का राहुल गांधी को ना मिले बल्कि अन्य तमाम लोगों को मिल जाए, उसको उसको वो करने के लिए ये सारा एक स्वांग रचा जा रहा है। और राहुल गांधी कितने सफल होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। ये देखिए, आप जो उस बैठक के बाद जो जानकारी, उस बैठक में क्या क्या हुआ जो दी गई कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, केसी वेणुगोपाल ने जो फरमाया है आप उस पर नजर डाल लें। उनका तो कहना है कि बिहार की जनता और हमारे गठबंधन के साथी भी भरोसा नहीं कर पा रहे जो नतीजे आए हैं। हम पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1 से 2 हफ्तों में ठोस सबूत लेकर सबके सामने आएंगे। तो यानी कि ये अभी भी वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी उसी थ्योरी पर चल रहे हैं। देखिए, हुआ क्या कि ये बैठक हुई। बैठक में परिणाम उनके पास है ही है कि भाई ये रहा। और एक कीवर्ड मिला, जो एक होता है ना कि कॉरपोरेट्स में, और मैंने मतलब आजकल का जो स्टाइल है, ये राजनीतिक दल तो है नहीं, ये तो किसी कंपनी कॉरपोरेट स्टाइल में काम करते हैं। इनको जनता से कटे हुए हैं, नेता भी जनता से कटा हुआ है, और नेता के बाद का जो नेता है वो भी जनता से कटा हुआ है, वो भी एक अलग ही तरह की दुनिया में रहता है। तो इन्होंने बेसिकली ये थ्योरी लॉन्च की कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि ये 90% का जो सक्सेस रेट है, स्ट्राइक रेट 90%, भाजपा ने जो 90% स्ट्राइक रेट किया है वो अनबिलीवेबल है, वो अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, और इसलिए असत्य है। अब आप ये समझिए कि अकल्पनीय और अविश्वसनीय जब आप इसको कह रहे हो, तो आपने, आपके रिसर्चर्स ने, आपके, चूंकि आपने नहीं सुना है, चूंकि आपकी सक्सेस रेट इतनी खराब है कि मैं फिसड्डी हूं, मैं 100 में से 5 नंबर ला पाता हूं और मैं गधा हूं पढ़ने में, तो इसका मतलब क्लास का जो टॉपर है वो कैसे इतने 60 नंबर या 75 नंबर या 90 नंबर ला लेता है। ये उसकी जरूर कुछ धांधली हुई है। मैं गधा हूं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिताजी तो प्रधानमंत्री है ना, मेरे मम्मी तो प्रधानमंत्री को जो अपने उस पर उंगलियों पे घुमाती रही हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई 90% नंबर लाकर और वो पास हो जाए। ये एक आम सहमति हुई, विद्वानों में इस बात पर सहमति थी। राहुल, सबसे बड़े विद्वान राहुल गांधी, उनको हाईकमान कहने वाले तथाकथित अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और वहां बैठे कुछ चापलूस चमचे, जिसमें से एक का आपने दिखाया, वेणुगोपाल जी, और शादी.com के जो अलवर, जो कृष्णा अलवारू हैं, वो जो कि बिहार के इंचार्ज थे, और इसके अलावा जो ये अजय माकन जैसे नेता, जिनको बिहार के बारे में शायद भी नहीं पता होगा, उनको कुछ नहीं पता होगा कि बिहार की राजनीति की क्या हकीकत, उनको तो दिल्ली का भी नहीं पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि दिल्ली में भी जो गति है वो वही है। तो अब ये जो जिस तरीके की पूरी उसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी गई कि भाई स्ट्राइक रेट इतना कैसे हो सकता है, 84 में भी इतना बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं था जितना बीजेपी को मिला है। अब देखिए इसमें, अब आप किसको धोखा दे रहे हो, किसको झूठ बोल रहे हो। मतलब एक बार जाकर एक बेसिक रिसर्च कर लो, एक गूगल कर लो
कि जो 90% स्ट्राइक रेट की घटनाएं हैं इस देश में पहले भी हुई हैं, लेकिन बिहार के चुनाव को आप एक केंद्रीय चुनाव से तुलना कर रहे हो, 1984 के चुनाव से तुलना कर रहे हो। पहली बात तो ये तुलना गलत है। अगर हम विधानसभा की किसी तुलना करेंगे तो विधानसभा की तुलना विधानसभा से ही करोगे ना, किसी पहले तो उसी विधानसभा से करोगे, उसके अतिरिक्त किसी अन्य राज्य जो उससे मिलता जुलता उस तरह के कंपोजिशन का हो उससे तुलना करोगे। अब भाई क्या हम भूल गए हैं कि भी दिल्ली एक राज्य है, दिल्ली में भी चुनाव होते हैं। 2013 में दिल्ली में चुनाव हुए थे, 70 में से 67 सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी जीती थी। वो तो बिल्कुल 90% स्ट्राइक रेट है। भाजपा ने तो नहीं कहा कि भाई यहाँ धांधली हुई है, 2013 की यहाँ पे वोट चोरी हुई है। भाजपा ने नहीं कहा, अपना चुपचाप 3 विधायक जाते रहे और बैठते रहे विधानसभा में और प्रतीक्षा की उन्होंने अपनी बारी की अपना जो। तो और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ वही नहीं है, इससे पहले जो 1984 का जो ये उदाहरण दे रहे हैं, ये संभवतः जो आप दिखा रही हैं, ये अजय माकन का स्टेटमेंट था कि बैठक में, ये बात बैठक में तय हुई, अजय माकन आके उसको सिर्फ बोल रहे थे। तो उसमें ये था कि भाई 1984 में क्या हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद ये चुनाव हुआ था। चुनाव में राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, और उस चुनाव में से 541 सीटों में से जहां तक मुझे पता है कि 414 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। भयानक एक सहानुभूति लहर फैलाई गई थी और देश में थी वो सहानुभूति लहर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें उसके लिए सहानुभूति फैलाने के लिए बहुत तरीके के और ट्रिक्स भी किए गए थे उस समय उनका ही पूरा तंत्र होता था, उनका ही चुनाव आयुक्त होता था, सब कुछ उनका ही होता था। उस पीरियड में जब इतनी सीटें आई थी तो ये करीब करीब मेरे ख्याल से प्रतिशत जो है वो 85% के आसपास जाता है। तो भाई किस बात का आप कह रहे हो? क्या 85% तो लोकसभा में आपने खुद ही पाई हुई है। तो आप और उस समय भाजपा तो 2 सीटों पे सिमटी हुई पार्टी थी, भाजपा तो नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी थी। और मतलब देखिए अब यही बात है कि अब जैसे और भी कई और उदाहरण है। 2010 में जबकि बिहार में ही चुनाव हुआ था, हम बिहार से ही तुलना करते हैं कि 2010 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय चुनाव आयुक्त कौन चुनता था? सोनिया गांधी चुनती थी। हम सभी जानते हैं, वो हेडलाइंस हमने देखी है कि चुनाव आयुक्त को अपने पॉकेट से निकाल के सोनिया गांधी चुनती थी। प्रधानमंत्री रहे नवीन होंगे। चावला को ऐसे ही तो बनाया गया था। नवीन हाँ, चावला की नियुक्ति को सोनिया गांधी के नाम पर ही हेडलाइन चली थी अखबारों में। तब सोनिया गांधी क्या थी? तो प्रधानमंत्री को जब वो भारत का चुनाव आयुक्त एक सोनिया गांधी नाम की सांसद चुना करती थी रायबरेली का, जो कि भारत के किसी भी पद पे नहीं थी, ना मंत्री थी ना प्रधानमंत्री थी। तो उस समय क्या हुआ था? 2010 में जो थी वो 2006 सीटें एनडीए ने जीती, 206 सीटें एनडीए ने जीती थी। मतलब 243 में से 206 सीटें एनडीए मतलब भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन को मिली थी। वो भी करीब करीब 85% का औसत बनता है। तो वो इसलिए क्योंकि तब ये लोग नहीं थे, जो पासवान की पार्टी नहीं थी, इसलिए ये औसत थोड़ा कम है, क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा थी, ज्यादा सीटों पर लड़े थे वो लोग। और इस बार बीजेपी का केवल प्रतिशत 90% है, ऐसा नहीं कि पूरे गठबंधन का प्रतिशत 90% है स्ट्राइक रेट। पूरे गठबंधन का तो कम ही है। भाजपा का सिर्फ स्ट्राइक रेट, भाजपा ने जितने सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे उसमें से 90% उम्मीदवार उनके विजयी रहे। तो अब ये भाजपा कैसे जीत गई? अब ये विचित्र सा भी तर्क है, इस तर्क का क्या कहें। और सिक्किम में एक राज्य है, सिक्किम में तो हमेशा से जो भी पार्टी जीतती रही है वो हमेशा 90% ही लाती रही है। सिक्किम भाई एक छोटा सा राज्य है, वहां पर एक तरफ हवा बहती है। तो ये इस पर आश्चर्य व्यक्त करना और ये कहना कि अविश्वसनीय, अकल्पनीय और कभी सुना ही नहीं, ये अपने आप में कितना बड़ा झूठ और धोखा है देश के लिए। ये कांग्रेस कर रही है, जबकि उसने खुद ही, उसके पास 85% की स्कोरिंग रही है जब उनकी बिल्कुल। पार्टी। बिल्कुल। और चंद्र प्रकाश जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप अपने गिरेबा में झांकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपकी पार्टी का नेता विदेशों में घूमने से उसको फिर फुर्सत नहीं थी, वो रैलियों में कहीं नहीं पहुंचा, और अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि हमें कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि कई जगह गड़बड़ियां हुई। तो आपका मुंह उस वक्त क्या दही जमा हुआ था जिस वक्त चुनाव चल रहे थे? आप 2 चरण में मतदान हुआ, आप उसी वक्त चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते। आपकी बात चुनाव आयोग नहीं सुन रहा था कि गड़बड़ियां हो रही हैं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। अब जब सब कुछ हो गया, नतीजे सामने आ गए, 6 सीटें कांग्रेस को मिली, तो इनका रोना धोना शुरू हो गया, विधवा विलाप शुरू हो गया, जिसकी उम्मीद हम पहले से ही कर रहे थे। देखिए वो कार्यकर्ता बता रहे हैं, कार्यकर्ता उनके कितना बताते हैं ये तो हमने देख ही लिया। जब वो हाइड्रोजन बम फोड़ा था उन्होंने हरियाणा में, तो पता चल गया था कि कार्यकर्ताओं से संभवतः कोई बात ही नहीं हुई थी वहां पर। तो एक तो सीट ऐसी उन्होंने वहां पे बता दी जहां उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटर बनवा के रखे हुए थे,
भाई कार्यकर्ता क्या करते हैं कि जहां पे उनका अगर प्रभाव वाला क्षेत्र होता है वहां पे कुछ सीटें कुछ फर्जी वोट रखते हैं अपने पास, ताकि वो उनको इधर उधर यहाँ वहां के लोगों से दिलवा कर और अपनी कुछ काउंटिंग बढ़वा सकें। ये सामान्य प्रैक्टिस रही है इससे पहले तक। अब आशा करनी चाहिए कि चुनाव आयोग के इस SIR के बाद वो भी बंद होगी। लेकिन राहुल गांधी ने वो अपने ही कार्यकर्ता की पोल खोल दी कि भाई तूने यहाँ पर, क्योंकि वहां पे उस बूथ से कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलते रहते, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सी किस सीट की बात थी। लेकिन कहने का तात्पर्य कुल मिला के यही है कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता से बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी सिर्फ वो PR एक्सरसाइज में जाते हैं, आज तेरा भाई ट्रक चलाएगा, आज तेरा भाई मछली पकड़ेगा, आज तेरा भाई कुछ नई थ्योरी करेगा, मखाने की खेती में डुबकी लगाएगा, आज तेरा खाने भाई की कुली बन जाएगा, कुल्ली आज बनेगा। मैकेनिक बन जाएगा, चॉकलेट बनाएगा, आज जलेबी बनाएगा, वगैरह वगैरह। मैं आपको तो एक बात बताती हूँ कि राहुल गांधी जनता के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगी, वो बता रहे थे कि किस तरह से सुपौल में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को आना था, घंटों उनका चॉपर लेट पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो दोनों भाई बहन आपस में बात करते हुए वहां से आगे बढ़ गए, सिर्फ गर्दन हिलाकर अपने नेताओं से बात की, बात भी नहीं की, गर्दन हिला हिला के उनका अभिवादन स्वीकार किया और आगे चले गए। और वहां जो कार्यकर्ता खड़े थे वो पूछ रहे थे अपने नेताओं से कि ये दोनों बहन भाई क्या चौपर में बात नहीं किए होंगे जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये दोनों भाई बहन क्या घर में बात नहीं करते। ये तो वो वक्त था जब इनको माफी मांगनी चाहिए थी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से, सुपौल में जो सीट एनडीए ने जीती है, वहां पर इनको बोलना चाहिए था कि भाई हम गलती से यहाँ लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए। ये सब बातें नहीं हुई, दोनों आपस में बात कर रहे थे। ये उस रिपोर्टर ने बताया जो खुद वहां खड़ा था। तो आप सोचिए कि इनका कनेक्शन जनता से तो हो ही नहीं सकता जब इनका अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से नहीं है। देखिए, इसके दो उत्तर हैं। एक तो ये है कि वाकई में इनकी हेलीकॉप्टर में कोई बात नहीं हुई होगी। ये दोनों भाई बहन की जो लड़ाई, जो इनफाइटिंग है, वो बड़ी ही विश्वविख्यात, मतलब नहीं है, मतलब एक लोग जानते हैं, जो खासतौर से उस सर्किल में बातें होती हैं, जो रिपोर्टर होंगी वो जानती होंगी कि किस तरीके से रायबरेली अमेठी में जब ये चुनाव लड़ते थे तो इनकी दोनों की अपनी अपनी टीमें हैं, उनके बीच में टॉकिंग टर्म्स भी नहीं होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वहां पर उनको एक उनकी PR टीम ने, जो उनकी इमेज मेकिंग एक्सरसाइज कर रही है, उन्होंने कहा होगा कि आप दोनों भाई बहन उतरेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एकदम बिल्कुल भाई बहन जैसे कि एक दो राजा, मतलब एक राजकुमार और राजकुमारी चल रहे हैं, जनता जो है वो फूल फेंकने लगेगी, जय जयकार करने लगेगी, जो इस तरीके का एक पुराना इनके दिमाग में एक कल्पना है कि कोई भारत जो है उस तरीके का देश होता होगा। तो एक उनको एक रोल प्लेइंग मिली, एक रोल मिला होगा, उस रोल के अंतर्गत उनको एक भाई बहन के की का प्रेम दिखाने के लिए एक दूसरे से ऐसे बात करते हुए चलने का कहा गया होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और वहां के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए वो भाषा आनी चाहिए ना, वो डायलेक्ट आपको पता होना चाहिए। डायलेक्ट नहीं होता, कम से कम वो भाव तो हो, आप भारतीय तो हो। वहां का सुपौल का आदमी जिस भाषा में बात करेगा, उसके जो उदाहरण होंगे आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप राहुल गांधी हो, आप इटली का से आप बिलोंग करते हो, आप भारत से उतने ही जुड़े हुए हो जितना मतलब क्या कहें उस चीज के लिए। तो कुल मिलाकर उनका कोई बहुत विशेष संबंध नहीं है, तो इसलिए वो कांग्रेस के वहां के कार्यकर्ता से बात नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन दूसरी बात जो, चंद्र प्रकाश जी, ये समझाइए कि ये जो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर हम सबूत लेकर आ जाएंगे, तो जी क्या मैं उसी पर आ रहा था। राहुल गांधी मस्कट गए थे तो वहां पर क्या डीप स्टेट ने कहा कि हम आपको टूल किट पहुंचा देंगे? म्यांमार में शायद PPT बन रही हो, वहां पर टाइमलाइन की दिक्कत हो गई थी, बीजेपी ने पूरी पोल पट्टी खोल दी थी, हो सकता है इस बार मस्कट में तैयार हो रही हो इनकी PPT इस चुनाव की। देखिए, मस्कट क्यों गए थे वो कहना तो बड़ा वो है, लेकिन हाँ ये तो तय ही है कि किसी बाहर ही कहीं हो रहा होगा। राहुल गांधी ने मस्कट बताया तो केवल मस्कट का ही उनका लेना देना थोड़ी है, उनके तो पूरी दुनिया भर में, वो तो ग्लोबल सिटीजन है। भारत को छोड़ के वो पूरी दुनिया के सिटीजन है, वो कोलंबिया भी जा सकते हैं और वो म्यांमार से अपना PPT भी बनवा सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, दो इन्होंने इसी मीटिंग से ये निकला जो हम लोगों ने शुरू में जिसकी चर्चा की, खड़गे और राहुल गांधी की बैठक। तो उसमें कहा हम 2 हफ्ते के अंदर सबूत लाकर पेश करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर सबूत का क्या मतलब होता है? अगर कहीं वोटिंग फर्जी हुई है तो आपका जमीन पर, आपका वो काउंटिंग बूथ में आपका आदमी बैठा रहा होगा, आप उसको हो सकता है कि वेरीफाई करने के लिए आपको 2 दिन पर्याप्त है, 2 दिन 3 दिन आप आज आप कर सकते थे। लेकिन आप दो किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको 2 हफ्ते चाहिए। जब आपको फर्जी सबूत मैन्युफैक्चर करने होते हैं, जब आपको झूठ बोलना होता है, और जो रिकॉर्ड आपका है कि अब तक के सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सारे नट बोल्ट टाइट करके इस बार ऐसा झूठ बोलेंगे कि कोई पकड़ ही ना पाए। लेकिन इन लोगों को अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत जो है वो किस तरह का देश है, ये इनकी समझ से परे है।
तो वो झूठ गढ़ने में इनको अभी 2 हफ्ता समय लगेगा, तो हो सकता है 2 हफ्ता बाद फिर वही पॉकेट में हाथ डालकर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इस बार हो सकता है नाइट्रोजन बम का ब्लास्ट हो, तो इस तरीके की सारे उनकी जितनी गैसें होती हैं सब फटेंगी। और क्या, राहुल गांधी के पास देखिए अब कुछ है नहीं, कुल मिला के फेस सेविंग है, जो शुरुआत में आपने चर्चा की कि उनको अपनी लड़ाई, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इनको अपनी पार्टी में खुद को बचाना है, और इनका कंटेंडर कोई और नहीं बल्कि प्रियंका को ही, भाई देखिए कोई और कांग्रेस पार्टी में कोई नेता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भाई खड़गे आ जाएंगे या शशि थरूर आ जाएंगे या मनीष तिवारी आ जाएंगे या कोई दूसरा नेता आकर उनको रिप्लेस कर देगा। किसी किसी के पास इतनी ना तो कद है ना ही उनकी हैसियत है। तो कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा ही जो है वो उनकी कुर्सी पर उनकी नजर है, और ये सारी एक्सरसाइज राहुल गांधी अपने आप को अपनी ही दीदी से बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है इनके साथ ये केसी वेणुगोपाल और ये खड़गे वगैरह सब इनका साथ दे रहे हैं, तभी तो वोट चोरी का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है इस बैठक में। आप गौर कीजिए, जो बातें आकर केसी वेणुगोपाल ने या अजय माकन ने मीडिया को बताई, वहां पर वोट चोरी नहीं, गड़बड़ी हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया गड़बड़ी हुई है, लेकिन वोट चोरी की बात कहीं नहीं। और आप ये देखिए, आरजेडी जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उनकी जो प्रतिक्रिया आई है, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। इन्होंने ऑफिशियली क्या कहा है। जन सेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करते रहेगी। तो ये जो नतीजे आने के बाद इनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, तो इसमें तो कहीं गड़बड़ी का जिक्र नहीं है। वो भी तो 75 से 25 पर पहुंच गए। वो तो 18 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले थे तेजस्वी यादव, सबको न्योता भी दे दिया था। तो उनके दर्द में तो कहीं गड़बड़ी की संकेत नहीं आए। इसका मतलब ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी या वोट चोरी की बातों से आरजेडी ना पहले सहमत थी ना अब सहमत है। तो इस मुद्दे पर इसीलिए शायद कांग्रेस ने भी वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, बस गड़बड़ी पे काम चला रहे हैं। नहीं कि गड़बड़ी तो उनको फेस सेविंग के लिए गड़बड़ी की थ्योरी पर भी स्टिक करना पड़ेगा, गड़बड़ी की थ्योरी को वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब देखिए जो राष्ट्रीय जनता दल ये कह रहा है, आरजेडी जो कह रही है कि हार में विषाद नहीं। अब इनको 23% वोट मिले हैं, तो हाँ। भाजपा से भी अधिक वोट मिले हैं। अगर एक दल के हिसाब से देखा जाए, गठबंधन के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं, ये गलत एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि नहीं नहीं देखिए हमको 23% और बीजेपी को नहीं, तो बिल्कुल सच है कि इनको 23% वोट मिले हैं और भाजपा को लगभग 20% तो वोट मिले ज्यादा हैं। सीटों पर चुनाव भी तो लड़े हैं ना। ज्यादा आरजेडी सीटों पर चुनाव भी लड़ा है। चुनाव लड़ी, बीजेपी 101 पे लड़ी है, तो फिर फर्क तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो वो फर्क उस कारण है, लेकिन इनको पर्याप्त वोट मिले हैं, मतलब इनको भर भर के वोट मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल सीटों में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि आप उतने ना तो स्ट्रेटेजिक कैंडिडेट खड़ा कर पाए, ना ही आपका आपस में कोई तालमेल था। तो जब ऐसा नहीं होता है तो जो होता है वो यही है कि आपको वोट मिलकर, आपको सीटें मिलकर, आपको वोट मिलकर भी आपकी सीटें कम है। लोकतंत्र तो ऐसे ही काम करता है। अगर कोई कैंडिडेट 11 वोट से जीता है तो वो जीता है, देखा जाए तो 11 वोट और उससे 11, मतलब दोनों कैंडिडेट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिसको एक वोट भी ज्यादा मिलता है वो जीता हुआ माना जाता है। तो उसके कारण तो, लेकिन इन्होंने बहुत ही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज बता रही है कि आगे चलकर जो पूरी ये यही बता रहा है कि इनको एक तो राहुल गांधी की उस थ्योरी से सहमत नहीं है वोट चोरी की। दूसरी बात है कि अब इनको ये समझ में आ रहा है कि हम तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ का जो है ये सेकंड बैट्समैन जो है वो पिच पे वो ढक्कन है, इससे बैटिंग होती नहीं है, ये मेरे पर बोझ है। तो कुल मिलाकर अब ये है कि ये केचुल जो कांग्रेस नाम की है, इसको उतारने के लिए उनके गठबंधन के साझीदार भी अब तैयार बैठे हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव खुसफुसा रहे हैं, जिस तरीके कमजोर। से जिस तरीके की बातें ये कह रहे हैं, ये यही लक्षण है कि कुल मिलाकर राहुल गांधी से अब नहीं हो पाएगा। वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है ना कि अब तुमसे ना हो पाएगा, उनसे नहीं हो पाएगा। से ना हो पाएगा। तो वो राहुल गांधी उसी से बचने के लिए ये सारी बैठकें कर रहे हैं, 90% स्ट्राइक रेट की थ्योरी दे रहे हैं, राहुल गांधी हाथ पांव मार रहे हैं, दीदी शांत है। जो सुपौल में उनसे मुस्कुराते हुए चल रही थी मतलब प्रियंका जी तो एकदम शांत है। तो हाँ। ये तख्ता पलट किसी रूप में कहीं ना कहीं ये अंदर पक रहा है। अब देखते हैं कब सामने आता है। मोदी जी ने कहा और है तो ये जो ऐसा अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तो रिफ्ट आ चुकी है, ठीक है, इसीलिए दोनों के बीच ऐसी बातें हो रही हैं। पर आप और अखिलेश जो कह रहे हैं कि जब कोई दोस्त कमजोर पड़ जाता है तो उसके साथ रहना चाहिए, उसका हाथ छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या पता आरजेडी को कह रहे हो कि दोस्त कमजोर हो गया 6 सीटों के साथ, जिसका मुकाबला हम पार्टी के साथ था, जिससे बेहतर तो एआईएमआईएम कर गई, 5-5 सीटें दोनों ले आई, तो 6 लेके आए। वो पार्टी जिस जो 1.25 लाख साल 1 साल
क्या 1 लाख से भी ज्यादा साल पुरानी पार्टी है। उस पार्टी का ये हाल है कि वो क्षेत्रीय दलों के बराबर आ गए। वो क्षेत्रीय दल हम वाला जो कि अभी कुछ साल पहले ही बना है। आप सोचिए कांग्रेस की कैसी हालत हो गई है। तो आपको लग रहा है कि जो रिफ्ट होने वाला है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, उसको भांप लिया अखिलेश ने, इसलिए उनको लग रहा है कि कहीं कम से कम कुछ तो साथ रह जाए यूपी विधानसभा चुनाव तक, 2027 तक। नहीं नहीं, अखिलेश यादव समझ रहे हैं, अखिलेश यादव इतने मूर्ख नहीं है, हैं मतलब अलग डिग्री है उनकी, लेकिन इतने भी नासमझ नहीं है। तो उन्होंने ये ताड़ लिया, जब ये कह रहे हैं कि दोस्त अकेला हो जाए तो उसको हार जाए तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं, देखिए उस बिहार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव भी एक पार्टी नहीं थे, चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन खूब प्रचार कर रहे थे, खूब घूम हाँ रहे थे, जगह जगह बयान दे रहे थे, पूरी घोड़े खोल रखे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी वहां पर उतरे हुए थे, और जहां जहां गए वहां पर उनकी दुर्गति ही हुई हाँ। है। वहां वहां पर उन्होंने ये भी पाया होगा कि कांग्रेस कहीं पे एग्जिस्टेंट नहीं है, तो उनको एक तरह का रियलाइजेशन हो रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी है नहीं। और ये लेकिन ये हार चुकी, अखिलेश यादव भी इस हार में शामिल है, इस पूरी हार में अखिलेश यादव भी शामिल हैं। तो इसलिए वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश का चक्का घूमना जब शुरू होगा 2026 से, तो समझ में आएगा कि अखिलेश यादव ही पहले नेता होंगे जो राहुल गांधी को अपने कंधे से उठाकर फेंकेंगे। बिल्कुल। दो लड़के पहले भी तो भटक चुके हैं ना, तो अब दोबारा थोड़े दो लड़के साथ में आएंगे। अब काट की हांडी बार बार तो चढ़ेगी नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सधावा सा बयान दिया है। उन्होंने कहीं कोई ईवीएम को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे थे कि हमारे साथ आ जाते तो शायद नैया पार लग जाती, नहीं आए तो अब हम पे आरोप लगाएंगे कि हमने वोट काट दिए। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि ईवीएम खराब है भाई। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है सर। चुनाव चल रहे हैं, इनका नेता छोड़कर भाग जाता है 4 लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा करने के लिए, कोलंबिया में जाके लोकतंत्र समझा रहा है। मुझे तो डर ये लग रहा था कि मस्कट में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर डालें कि देखिए लोकतंत्र धराशायी हो गया, क्योंकि उनके तो सारे लोग वहीं बसते हैं ना। उनको तो लगता था कि बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी वोट चोर है, कुर्सी छोड़िए, बातें राहुल गांधी करते थे, तब भी ये बातें उठी थी कि बच्चों ने थोड़े ही वोट देना है। तो मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई है। ये राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा ना फूटे, इसके लिए सब कुछ शुरू हो गया, कवायद इसीलिए हो रही है। देखिए राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा वो कितना भी कोशिश कर ले, फूटेगा तो वहीं पे, राहुल गांधी पे भी फूटेगा और तेजस्वी पे भी फूटेगा। लेकिन जो ओवैसी कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म, ओवैसी जो कह रहे हैं उसके पीछे का अर्थ समझिए। हम्म, ओवैसी कह रहे हैं कि भैया पहली बात तो वो वोट चोरी की थ्योरी से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं, जो उनका पिछला भी प्रदर्शन था। ओवैसी बेसिकली लड़ाई अब यहाँ पे आती है मुस्लिम वोट की, और ये वही जगह है, वही मृग मरीचिका है जहां पर जाकर फंसकर कभी राहुल गांधी तो खैर अब उसमें रेस से बाहर ही हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों की जो मृग मरीचिका है, जिसमें हिंदू पार्टियां जो कथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो हिंदू नेताओं की सेकुलर पार्टियां, वो जब जाती हैं तो उनको अपने सामने खड़ा हुआ एक ओवैसी दिखता है दाढ़ी वाला, और उसको उनको लगता है कि हमारा वोट ना काट दे। वोट काट दे के साथ साथ उनको लगता है कि अगर इसके साथ हमने गठबंधन कर लिया तब तो ये हमको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये मजबूत होगा, इसको एक पैर रखने की जगह मिल जाएगी। और उसको मालूम है, मुस्लिम वोटर वोट का कैरेक्टर पता है कि वो हमको वोट दे जरूर रहा है, लेकिन उसका मन हमारे में नहीं है, उसका दिल जो है वो ऐसी में ही लगता है। हमको तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमको भाजपा को हराने की शक्ति, अभी फिलहाल हम कमिटमेंट, भाजपा को हराने का वादा सिर्फ हम कर रहे हैं। तो चूंकि हम भाजपा को हराने का वादा कर रहे हैं, इस नाम वादे पर मुस्लिम वोटर हमको मिल रहा है। अब अगर हम हरा ही नहीं पा रहे हैं भाजपा को, तो वो भाई मुस्लिम वोटर हमको क्यों देगा। तो जो सीमांचल में जो फिनोमिना चल रहा है कि भाई वो वहां पर इनको दे रहे हैं ओवैसी को, और इन बाकी जगहों पे इनको दे, मतलब आरजेडी को मिला है वोट बाकी क्षेत्र में बिहार के, लेकिन सीमांचल के मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया। अब चुनौती क्या है कि अगर आप हरा ही नहीं पा रहे हो तो ओवैसी का प्रभाव बढ़ेगा, ओवैसी को वोट मिलेंगे। ठीक है, उनके कैंडिडेट जीते या ना जीते, भाई मुसलमान भी एक यही सोच रहा है ना कि भाई अगर हमारा कैंडिडेट आपका जीतना ही नहीं है तो हम अपने आदमी को जिताएं ना। अगर वो ओवैसी वहां पर नहीं तो हो सकता है कुछ और सीटें मिल जाती, वहां 5 निकली है, 10 यहां से निकलते, हमारे आदमी विधायक बनते, 10 लोग होते जाते विधानसभा में, ज्यादा हमारी सही होती, ज्यादा हमारी पहुंच पकड़ जी। होती। इनको हम वोट देकर क्या पाएंगे। तो अब कुल मिलाकर उनके सामने अपना औचित्य सिद्ध करने की भी एक चुनौती है, और वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे करें। तो अब वो वैसी जो व्यवहारिक राजनीति कर रहे हैं उससे बच, मतलब वो एक तरह की राजनीति, वो राजनीति जो है वो इनके लिए अब आगे चल के बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है, जो मुस्लिम वोटरों के सौदागरों के माध्यम से अपनी सेकुलर राजनीति कर रहे थे।
बिल्कुल, क्योंकि अब देखो वहां पर तो साफ दिख रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाका सीमांचल का है, वहाँ अगर ओवैसी की तरफ वोट जा रहा है, 5 सीटें उनको मिल रही, तो आगे उनका कद बढ़ भी सकता है। क्योंकि खबरें तो अब ये भी आ रही है ना कि यूपी में हो सकता है बीएसपी के साथ समझौता कर ले ओवैसी। खबरें ये भी आने शुरू हो गई हैं। तो आप देखिए किस तरह से दुत्कारा था तेजस्वी यादव ने ओवैसी को। ओवैसी वो भी तो याद दिला रहे थे ना, हम तो गए थे इनके दरवाजे पे, हम तो चिट्ठी भी लिखे थे, हमको अपना लो, हमको अपने साथ ले लो, लेकिन बोल नहीं लिया भैया, गया था। तो कहा था ना उनके घमंड टूटेगा, तो टूट गया ना घमंड आरजेडी का उनके और तेजस्वी यादव का। लेकिन बहन भाई की बात आप कर रहे थे कि राहुल और प्रियंका अपनी इमेज को कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, या उनके जो इमेज को बनाने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसी पोस्टरिंग हो, बड़े अच्छे रिश्ते दोनों भाई बहन में। लेकिन उधर देखो लालू खानदान में क्या कलह मची हुई है, वहां पर भी यही सिर्फ उटव्वल शुरू हो गया है। कांग्रेस में पार्टी के नाम पर सामने आ रहा है, अभी परिवार की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ परिवार में देखिए रोहिणी आचार्य क्या क्या लिख रही है अपने भाई को लेकर। जूते चप्पल से पिटाई, वो रमीज की बात कर रही है, संजय यादव की बात कर रही है, क्या हो रहा है वहां पर। देखिए, लालू यादव की जो परिवार में हो रहा है वो हर डायनेस्ट में होता है, हर वंशवादी राजनीति करने वाले दल में होता है। ये तमाशा हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के परिवार में दिया। उनका सौभाग्य था कि उनका एक ही भाई मतलब था, वो भी सौतेला था, तो वो अकेले थे, तो उनका युद्ध हुआ अपने चचेरे भाई से, चचेरे मतलब चाचा से और चचेरे भाई से। गोपाल यादव से। और दूसरा कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाइयां हैं वो हमने इससे पहले भी देखा है कि कैसे मेनका गांधी और वो नाम सोनिया गांधी का युद्ध एक समय में हुआ था। तो जो वंश और तमिलनाडु में आप स्टालिन और अजगिरी के परिवार का की लड़ाइयां हमने देखी हैं। जो इस तरीके से आप आंध्र प्रदेश में जो केसी वाईएसआर, वाईएसआर राजशेखर, वाईएसआर के अलावा नहीं, जो इनके ये हैं जो तेलंगाना वाले टीडीपी, टीआरएस के। टीआरएस के। हाँ, तो वो केसीआर जो है हाँ हाँ, केसीआर की उन फैमिली में वो बेटी भी तो आजकल देखो ना हाँ, तो अलग हो गई है। उनकी उनकी लड़ाइयाँ, तो ऐसा नहीं है, ये परिवार की लड़ाइयाँ जो हैं वो परिवार में जो राजनीति, जो परिवार में ही सारी राजनीति है, उनका अंततः अंत यही होता है। लेकिन अब बाकी सारे तो बहुत मैच्योरिटी से उसको एक राजनीतिक तरीके से एक मुलम्मा रखते रहे। लेकिन रोहिणी आचार्य का एंटाइटलमेंट इतना है कि मैं राजनीति भी छोड़ रही हूँ, मैं परिवार भी छोड़ रही हूँ, अपना झोला गठरी लेकर जो आई थी सिंगापुर से और जाकर एयरपोर्ट पे वो बाइट दे रही हैं। मतलब कमाल की स्थिति है और कमाल का पूरा है इनका, मतलब वो है। कल को भाई इतने दिन से आप क्या कर रही थी? चुनाव वेट कर रही थी, चुनाव परिणामों का वेट कर रही थी आप, कि चुनाव परिणाम ठीक हो गए तो आपको फिर से इसमें मलाई खाने को मिलेगी। बेसिकली लालू यादव का जो पूरा परिवार है, अभी इनके लालू यादव के पापों का पूरा प्रायश्चित अभी हुआ नहीं है। इनका परिवार का बिखरना, चलिए ठीक है, हम मतलब कोई खुशी की बात नहीं, किसी का परिवार टूटे हम क्यों कहें उसके लिए कि अच्छा है। लेकिन राहुल जो लालू यादव का जो पाप है, उस पाप में सारे लोग भागीदार रहे हैं। और ये पूरे परिवार को अगर ये दंड मिले तो ये मतलब एक ना मिले ये ईश्वर की इच्छा है, लेकिन एक कर्म का सिद्धांत होता है। वो कर्म का सिद्धांत राहुल गांधी जो लालू यादव के परिवार पर भी लागू होगा ही होगा। तो जो हो रहा है हम उसको कर्म माने उनका, और हम बिल्कुल। अच्छी सद्भावना रख सकते हैं कि ऐसा ना हो, भाई बहन में लड़ाई और इस तरीके का ना हो। अब कहा जा रहा है, बताइए कि लालू यादव को, अब कई लोगों ने अब देखा, मैंने ट्वीट किया है कि लालू यादव को बंधक बना रखा है अखिलेश तेजस्वी ने। अब लालू यादव को क्यों बंधक बना रखा है? क्योंकि लालू यादव कहीं बाहर आके बहन के पक्ष में क्यों ना बोल दें। भाई अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया ना, इतने तो बीमार नहीं थे, वो तो चुनाव प्रचार कर रहे थे और वो वो तो गए थे सदैव दूसरे रहता है। माफिया का करने के लिए जो हार गया। हाँ, तो परिणाम जब आए तो आप बाहर आकर मीडिया से थोड़ा कुछ, जो आपकी चिरपरिचित शैली में दूध दूध लोगों को दुत्कार ही देते, कम से कम कुछ तो एक अपना चेहरा तो दिखा देते। तो अगर ये कहा जा रहा है कि उनको बंधक बना दिया तो पूरा कारण है, क्योंकि राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव जो है एक घुटे हुए राजनेता है, वो मीडिया से दूर रह के और इस तरीके से लुप्त अगर है, तो ये फिर वही कहानी हो रही है जो उत्तर प्रदेश में हमने 2017 में देखा था कि मुलायम सिंह यादव जो थे वो बंधक थे। उनका माइक छीन लिया था अखिलेश यादव ने, लोग भूलेंगे क्या, मंच में उनको बोलने नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ तो रोहिणी ने भी ये कहा है ना, जो नया पोस्ट उन्होंने डाला है कि मेरे माता पिता कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो घर छोड़ कर गई है तो पिताजी कहीं कोई स्टेटमेंट, कहीं कोई मैसेज तो करते, कोई पोस्ट तो लिखते कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये बात जो लोग कह रहे हैं कि शायद राहुल लालू प्रसाद यादव को बंधक बना लिया, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। क्योंकि कहीं वो तेज प्रताप के पक्ष में ना बोल दें। आप सोचिए ना, तेज प्रताप जब से अलग हुए उसके बाद से आपने सुना इनकी माता पिता को, राबड़ी देवी या लालू को कुछ बोलते हुए परिवार के बारे में? कहीं कुछ नहीं। तेजस्वी बोलते हैं जो बोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे परिवार में ये चीज समझ में आती कि एक ही व्यक्ति जो थोड़ा सेंसिबल है वो तेज प्रताप यादव, जिसको सबसे बड़ा खलनायक, सबसे बड़ा मस्खरा, सबसे मूर्ख, इस तरीके की एक पेंट किया गया था, और ये वही लोग कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था।
वो व्यक्ति ठीक है बांसुरी बजा रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन इस पूरे चुनाव में सबने देखा कि वही व्यक्ति था जो एक समझदारी की बातें कर रहा था, जो बार बार, और कहीं भी उसने अपनी गरिमा नहीं खोई, कहीं भी अपने परिवार को लेकर कुछ ऐसा नहीं कहा, ना अपने पिता के लिए कोई ऐसा बयान दिया, अपने छोटे भाई के लिए भी उसने हमेशा, मतलब तेजस्वी के लिए भी सदभावना ही जताई। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव हारने के बाद कहा कि तेजस्वी फेलस्वी हो गए। हाँ वो तो ठीक है, बड़े भाइयों की वो तो बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई आप समझ लीजिए, लेकिन कुछ इससे ज्यादा बहुत बुरा नहीं बोला उन्होंने। हाँ, एक बस यही कहा था कि भाई उनकी बहू को एक छठ करा के देख लें वो। तो वो एक बात अपने आप में बहुत अर्थ रखती है कि लालू यादव परिवार अब अपने की बहुएं अब छठ नहीं करती हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार की बहुएं अब हेलोवीन मनाती हेलोविन हैं। मनाती है। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, इसके बाद आरजेडी में भी दो फाड़ होना तय है और कांग्रेस में भी दो फाड़ होना तय है। सर, अब सोचिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, तो 19 सीटें उनको आई थी। इस बार 60 पर लड़कर 6 आई हैं। तो पार्टी के अंदर भी तो ऊहापोह होगी ना। पीएम मोदी ने इशारा किया, इसका मतलब है हो सकता है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो। अगर पीएम मोदी कह रहे हैं तो हल्के में तो कहा उनकी बात को नहीं लिया जा सकता। अंदर खाने तूफान जरूर मचा हुआ है, जो बड़ी जल्दी एक विस्फोट की तरह सामने आने वाला है, ये तो मानकर चला जा सकता है ना। राहुल गांधी की एक सफलता है और राहुल गांधी के नीतिकारों की सफलता है कि अब कांग्रेस पार्टी में कोई भी जमीन से जुड़ा नेता है कहाँ। अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो बगावत भी कर सके। सब तो वही है जो जिनको राज्यसभा जाने के लिए गांधी परिवार की चापलूसी करनी है, जयराम रमेश जैसे लोग हैं या केसी वेणुगोपाल जैसे लोग हैं। अब शशि थरूर करेंगे तो वो यूजुअल सस्पेक्ट माने जाएंगे, और वो कितने लोग उनके साथ खड़े होंगे। देखिए प्रॉब्लम वही है कि ये बगावत जो होगी वो फाड़ जो है वो अंदर से ही होगी, बाहर से होने का मुझे कहीं इसमें नहीं लग रहा कि कोई बाहर से कोई नेता होगा जो अपनी रीढ़ की हड्डी पे खड़ा होगा। जितने बूढ़े नेता थे सारे के सारे अब अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बाहर से खिड़की से झांक रहे हैं कि जब पर्चा भरा जा रहा है, जो कि कथित रूप से अध्यक्ष है। तो अब सभी लोग इज्जत बचा रहे हैं, और संभवतः यहाँ पर भी सोनिया गांधी बंधक वाली कहानी, जो बंधक थ्योरी जो दी जा रही है, कौन जाने की सोनिया गांधी कहाँ है। भाई सोनिया गांधी भी तो एक इस पूरी लड़ाई में एक सांसद। पार्ट है ना। तो अब कौन जाने कहा यहाँ क्या चल रहा है। ये तो ज्यादा घुटे हुए नेता हैं, तो यहाँ कोई पैर पटकता हुआ सिंगापुर नहीं भागेगा। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो हमको खुद देखकर और लक्षण देखकर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पुराने पापी हैं। बिल्कुल। और वो कर्मा कम्स बैक, तो किसी भी शक्ल में आपको जो किया है उसको तो भुगतना ही पड़ता है। और लालू खानदान में जो कुछ हो रहा है वो मतलब वो होना ही था, क्योंकि लालू ने जो कर्म किए हैं उनका खामियाजा उनको इसी जन्म में तो भुगतना पड़ेगा ना। और दूसरी तरफ अब देखते हैं 2 हफ्ते के अंदर कौन से सबूत बनाए जाते हैं, कौन सा नया बम तैयार करते हैं राहुल गांधी, जिसको बिहार बम का नाम देंगे इस बार शायद। पिछली बार हरियाणा में उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया था। तो देखते हैं कौन सी थ्योरी लेकर आते हैं। और विदेश से जहां से उनको टूल किट आता है, बताया जाता है कि ये प्रोपेगेंडा करो, और वहां से कौन सा नया काम उनको थमाया जाता है। लेकिन चलिए, गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी नहीं हुई है। ये एक नए थ्योरी की तरफ इशारा जरूर करता है। आपने समय निकाला चंद्र प्रकाश जी, बहुत ही अहम जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।